हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को सुबह की गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस ईयर लेकर चल रहे थे, तो यहाँ पे हम 2013 का प्रीवियस ईयर आज लेकर चलेंगे, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को आप सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, मैं जो भी पढ़ाऊँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खुफिया के निम्नलिखित 3 पहलुओं को छोड़कर स्टर्नबर्ग के त्रिअक्षीय सिद्धांत द्वारा निपटा जाता है। ऑप्शन 1 है स्थैतिक, 2 है सामाजिक, सी है अनुभवात्मक, डी है प्रासंगिक। तो आप सभी उस उत्तर बताइएगा क्या होगा। मतलब इसमें से देखिए क्या है, क्वेश्चन समझिएगा आप सभी। इसमें से है कि ये जो 3 पहलू है उसको छोड़कर, ठीक है, 3 पहलू को छोड़कर स्टर्नबर्ग के त्रिअक्षीय सिद्धांत द्वारा निपटा जाता है। तो आप सभी बताइएगा क्या होगा। इनमें से किस में से स्टर्नबर्ग के त्रिअक्षीय सिद्धांत द्वारा निपटा जाता है। तो आप सभी बताइएगा आंसर। तो यहाँ पे आप समझिएगा क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है। मतलब कि इनमें से किसके अतिरिक्त, ये भी आप पूछ सकते हैं, इनमें से किसके अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों के स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है। मतलब कि यहाँ त्रिअक्षीय या त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, सामाजिक को देखिए कैसे है, जो स्टर्नबर्ग है उन्होंने बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया है। किन्होंने किया है? जो त्रितंत्र सिद्धांत है बुद्धि का, वो किसने किया है? वो हमारे स्टर्नबर्ग ने किया है। ठीक, स्टर्नबर्ग ने किया है। और यहाँ पे देखिए इनके अनुसार क्या है कि तर्क करते समय व्यक्ति के मन में क्या है, वह सूचनाओं को किस ढंग से मतलब कि पेश कर रहा है, यही क्या है, बुद्धि है। और त्रितंत्र के जो सिद्धांत है उसके जो उप सिद्धांत है वो 3 है। जिसके इसके क्या उप सिद्धांत कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। पहला है संदर्भात्मक, ठीक है, दूसरा है अनुभवजन्य, तीसरा है घटक। ठीक है, ये आपके 3 सिद्धांत है यहाँ के। आइए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसमें देखिए हार्वर्ड गार्डनर से पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के कई सिद्धांतों का सिद्धांत जोड़ देता है या मतलब कि बल देता है। तो ऑप्शन में आप ऑप्शन नंबर ए है कि सामान्य बुद्धि, बी है स्कूल में आवश्यक समान क्षमताएं, सी है प्रत्येक व्यक्ति को अद्वितीय क्षमताएं, डी है छात्रों में कंडीशनिंग कौशल। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। आंसर हम देख लेते हैं, यहाँ का होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि प्रत्येक व्यक्ति की अद्वितीय क्षमताएं, या तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताएं भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। आइए हार्वर्ड गार्डनर के बारे में कुछ हम जान लेते हैं। जो हार्वर्ड गार्डनर है वो हमें क्या किए थे, वो बुद्धि का सिद्धांत दिए थे। किसका सिद्धांत दिए थे? बुद्धि का सिद्धांत दिए थे। और जो व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर क्या करता है, बल देता है, ये आप सभी जानते हैं। और इनके अनुसार क्या है कि जो बुद्धि है वो मतलब कि कोई एक तत्व नहीं है। ये कहते हैं कि जो बुद्धि हमारी है ये कोई एक तत्व नहीं है, ये क्या है कि ये अलग अलग प्रकार की बुद्धियों का क्या है, अस्तित्व है, और एक दूसरे से क्या करती है, ये स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। तो ये हमारा क्या है, हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि का सिद्धांत यही दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर सी की ध्वनि THPHCH है। मतलब यहाँ पे देखिए ये गलत हो गया है। थ की जगह इन्होंने TH लिख दिया है। हिंदी में आप लिख लीजिएगा थ, फ और क्या, च। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं आप, स्वनिम, रूपीम, लेखिम, शब्दिम, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मॉर्फीम्स, ग्रेमफेम्स, ये देखिए आपको इंग्लिश में दे दिया है। सी है लेक्मेसे, और डी है फोनिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्वनिम, रूपीम, लेखिम, शब्दिम, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ये आपको इंग्लिश में दे दिया है। तो ये देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। यहाँ पे आंसर हमारा होगा डी, फोनिम्स। फोनिम्स को हिंदी में क्या कहते हैं, ये देख लीजिएगा, स्वनिम। फोनिम को हिंदी में क्या कहते हैं, फोनिम्स को क्या कहते हैं, स्वनिम। ठीक है, स्वनिम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्लास में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए टीचर चाहिए। ऑप्शन ए है लड़कों लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं। बी है अच्छी लड़की या अच्छा लड़का कहकर छात्रों के अच्छे काम की सराहना करें। सी है लड़की को कुश्ती में हिस्सा लेने से हतोत्साहित करना। डी है लड़कों को जोखिम उठाने और बोल्ड होने के लिए प्रोत्साहित करना। तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए आप एक टीचर है तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पे ये बताना है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश दिया, ज़्यादातर यहाँ पे हमने इंग्लिश का यूज किया है। स्टीरियोटाइपिंग का मतलब यहाँ पर हो गया जेंडर रूढ़िबद्धता। आइए आंसर देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पर कि लड़के लड़कियों एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, अगर लड़का है या लड़की है उन्हें क्या करना चाहिए। आंसर देख लेते हैं हम एक बार यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा कि ये अपारंपरिक या गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका रूढ़िबद्धता होता है इसमें क्या हो, लड़के लड़कियों दोनों को क्या करें एक साथ या एक बराबर उन्हें क्या देना चाहिए, एक बराबर का हक देना चाहिए। किसी को ज़्यादा या किसी को कम नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, रूढ़िबद्धता से बचने के लिए लड़के लड़कियों को क्या करना चाहिए, अपारंपरिक भूमिकाओं में रखने की क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और कभी भी शिक्षक को कक्षा में लड़के लड़कियों की भूमिका में क्या करना है, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक शिक्षक है तो लड़की लड़की में कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5। स्कूलों को व्यक्तिगत अंतर को पूरा करना चाहिए। ऑप्शन ए है व्यक्तिगत छात्रों के बीच अंतर के को कम। बी है छात्रों की क्षमताओं और प्रदर्शन से भी बाहर। सी है यह समझना कि विद्यार्थी सीखने में सक्षम या असमर्थ क्यों है। डी है व्यक्तिगत छात्रों को विशिष्ट महसूस कराएं। तो बताइएगा फटाफट से क्या होगा कि अगर विद्यालय को मतलब कि व्यक्ति तंत्र को पूरा करना चाहिए, या तो आप यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है कि विद्यालय को किसके लिए व्यक्ति विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। ठीक है, किसके लिए व्यक्ति विभिन्नता को पूरा करना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आपको आ चुका है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल होगा कि यह समझना कि विद्यार्थी में सक्षम या असमर्थ क्यों है। ठीक है, आपको पूरा करने के लिए यह समझना होगा कि विद्यार्थी सीखने में सक्षम है या असमर्थ क्यों है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से क्या हमारा, छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को संबोधित करने के लिए एक स्कूल किस तरह का समर्थन प्रदान कर सकता है। ऑप्शन ए है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करें और छात्रों को सीखने के कई अवसर प्रदान करें। बी है छात्रों में व्यक्तिगत अंतर को दूर करने के लिए हर संभव उपाय लागू करना। सी है विशेष स्कूलों के लिए धीमी गति से सीखने वालों का संदर्भ लें। डी है सभी छात्र के लिए समान स्तर के पाठ्यक्रम का पालन करें। तो चलिए फटाफट सब सभी आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पर। तो ये देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आपको पॉजिटिव वर्ड भी है, अवसर प्रदान करना। आप इस तरीके से भी आंसर जल्दी तरीके से बता सकते हैं और आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। ऑप्शन ए है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर निरंतर परीक्षण। बी है सीखने को किस प्रकार मनाया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता है और सुधार किया जा सकता है। सी है शिक्षण के साथ प्रशिक्षण की ठीक ठाक ट्यूनिंग। डी है बोर्ड परीक्षा की अतिरेक। तो आंसर बताइएगा क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम उत्तर देखते हैं हमारा क्या होगा। उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा कि सीखने के किस प्रकार मनाया जा सकता है, मतलब कि सीखने को किस प्रकार मनाया जा सकता है और क्या है, मतलब कि या तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए सीखने को किस प्रकार अवलोकित या रिकॉर्ड या सुधार किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि स्कूल आधारित मूल्यांकन। ऑप्शन ए है बोर्ड ऑफ एजुकेशन की जवाबदेही को पतला करता है। बी है यूनिवर्सल नेशनल स्टैंडर्ड्स हासिल करने वाले हिंडन। सी है निदान के माध्यम से सभी छात्र को अधिक जानने में मदद करता है। डी है छात्रों और शिक्षकों को गैर कानूनी और आकस्मिक बनाता है।
तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी का। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, कि निदान के माध्यम से सभी छात्रों को अधिक जानने में मदद करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है कि सीखने के लिए तत्परता को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए है छात्रों की सामान्य क्षमता स्तर, बी है सीखने की निरंतरता में छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर को प्रस्तुत करता है, सी है सीखने की क्रिया में संतोषजनक स्वरूप, डी है थार्नडाइक का नियम कानून। आंसर बताएगा आप सभी क्या है। सीखने की तत्परता को संदर्भित करता है, मतलब सीखने की तत्परता जो है वो किसकी ओर आपको संदर्भित करता है। तो ये देखते हैं जो हमारे सीखने की जो तत्परता है वो सीखने के, ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सही। ऑप्शन नंबर बी है सीखने की निरंतरता के छात्रों के संज्ञानात्मक स्तर को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है फटाफट से, कि एक शिक्षक के पास उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है व्हील चेयर से बंधे बच्चे हॉल में जाने में अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, बी है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे कक्षा में एक वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, सी है मोहन आप खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का उपयोग क्यों नहीं करते, डी है पोलियो पीड़ित बच्चे अब एक गीत प्रस्तुत करेंगे। आंसर बताइएगा। आइए पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या पूछा है, कि एक शिक्षक के पास उसकी कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं। ठीक है, आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में क्या है शारीरिक रूप से मतलब जैसे विकलांग तरीके के बच्चे हैं, तो आप उसमें से किस भाषा का प्रयोग करेंगे, कि आप बच्चे को कहीं लेके जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप किस भाषा का प्रयोग करेंगे बच्चे को बुलाने के लिए या किसी चीज को कहने के लिए। क्वेश्चन ये पूछा है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, कि मोहन आप खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग क्यों नहीं करते। ठीक है, हम उन्हें हमेशा पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, निगेटिव वे में आप कभी नहीं लेके जाएंगे बच्चों को। मतलब कि निगेटिव वे से आप कभी उन्हें ट्रीट नहीं करेंगे, कि पोलियो पीड़ित बच्चे की जिस तरीके से उन पे निगेटिव चीजें का प्रभाव पड़े। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11 है कि सिवाय निम्नलिखित सभी के कारण सीखने की अक्षमता हो सकती है। मतलब इसमें से एक ऐसा है जिसके कारण लिखने में सीखने में क्षमता नहीं होती है, बाकी सबसे होती है। ए है सेरेब्रल शिथिलता, बी है भावनात्मक गड़बड़ी, सी है व्यवहार में गड़बड़ी, डी है सांस्कृतिक कारक। आंसर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हमारा सांस्कृतिक कारक जो हमारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। जो हमारा सांस्कृतिक कारक है वो ये तीनों क्या करते हैं सीखने में, क्या करते हैं कि बच्चे में अक्षमता को उत्पन्न करते हैं। हमारा सांस्कृतिक कारक जो है सीखने में अक्षमता नहीं उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा है सिवाय, कि इन चारों में कौन ऐसा है जिसके कारण अक्षमता उत्पन्न नहीं हो सकती। तो सिवाय अगर दे दिया है तो मतलब जो नहीं उत्पन्न करता है उस पे हम क्या क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। बाकी ये तीनों क्या करते हैं, क्षमता उत्पन्न करते हैं। अक्षमता का मतलब ये होता है, देख लीजिएगा यहाँ पे, कि ऐसे बालक जो मतलब कि ज्यादा चिंतित और मूडी स्वभाव के होते हैं। ठीक है, तो वो सीखने में उनको थोड़ा दिक्कत होती है, तो वही क्या है सीखने की अक्षमता होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा है, कि एक समावेशी स्कूल, ऑप्शन ए है अपनी क्षमता के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, बी है छात्रों के बीच अंतर करता है और विशेष रूप से विकलांग विकलांग बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, सी है विशेष रूप से विकलांग छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध, डी है अपनी विकलांगता के अनुसार छात्रों के सीखने के समय को तय करता है। तो फटाफट से आंसर देगा क्या होगा आप सभी। क्वेश्चन नंबर 22, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, कि अपनी क्षमता के बावजूद सभी छात्रों के सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आइए देखते हैं एक समावेशी विद्यालय होता क्या है। समावेशी विद्यालय मतलब शिक्षार्थी की क्षमता को नहीं देखता है,
क्या करता है, ये शिक्षार्थी की क्षमता को नहीं देखता है, बल्कि क्या करता है कि विद्यालय में जो कक्षा के सभी शिक्षार्थी की क्षमता को ध्यान में रखता है कि उनकी क्या क्षमताएं हैं, और जो उनका अधिगम है उनके परिणाम में क्या करता है, सुधार करने का प्रयत्न करता है। जो हमारा समावेशी विद्यालय है, और बच्चा किसी भी तरीके का हो तो वो क्या करता है, अब अपने ही विद्यालय में क्या करता है, सारे बच्चों को एक ही छत के नीचे क्या करता है, शिक्षा देता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन ए है स्कूल द्वारा आमतौर पर प्रदान किए गए समर्थन की आवश्यकता नहीं है, बी है बिना शिक्षक के अपनी पढ़ाई का प्रबंधन कर सकते हैं, सी है अन्य छात्रों के लिए अच्छे मॉडल हो सकते हैं, डी है अक्षम नहीं हो सकता। आंसर बताइएगा आप सभी फटाफट से। प्रतिभाशाली छात्र के बारे में पूछा है यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि स्कूल द्वारा आमतौर पर प्रदान किए गए समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि उपहार के कारण है, ऑप्शन ए है आनुवंशिक मेकअप, बी है पर्यावरण प्रेरणा, सी है एक और दो का संयोजन, डी है मनोसामाजिक कारक। आंसर बताइएगा क्या होगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा कि एक और दो का संयोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। 15 पूछा कि बच्चों में सोचने और सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। ऑप्शन ए है निष्क्रिय लंबे समय तक सुनना, बी है होम असाइनमेंट अक्सर दिए जाते हैं, सी है शिक्षार्थियों द्वारा किए गए व्यक्तिगत कार्य, डी है छात्रों को कुछ निर्णय लेने की अनुमति देता है कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो आंसर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए देखते हैं हमारा क्या है आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। छात्रों को कुछ निर्णय लेने की अनुमति देता है कि क्या सीखना और कैसे सीखना है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, फटाफट से हम देख लेते हैं आज। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 16 है कि मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता को कहा जाता है। ऑप्शन है डिस्पैक्सिया, बी है डिस्कैल्कुलिया, सी है डिसलेक्सिया, डी है डिस्फैक्सिया। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। मोटर कौशल, हिंदी में इसको आप कह सकते हैं गतिक कौशल। ठीक है, तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या होगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गतिक कौशल मतलब कि अधिगम निरोगिता में डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। ठीक है, गतिक कौशल में जो अधिगम निरोगिता होती है वो क्या कहलाती है, डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारा। डिस्प्रैक्सिया क्या होता है हमारा, ये एक तरीके का क्या होता है, विकार होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। सीखने की क्षमता, ऑप्शन ए है एक स्थिर अवस्था है, बी है एक परिवर्तनशील स्थिति है, सी है कामकाज बिगड़ा नहीं है, डी है उपयुक्त इनपुट से सुधार नहीं होता है। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देखते हैं क्या होगा कि अधिगम निरोगिता जो हमारा है, ऑप्शन क्या है इसका सही सॉरी अधिगम सीखने की क्षमता। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा कि एक परिवर्तनशील स्थिति है। ये बिल्कुल सही है कि जो आपकी सीखने की क्षमता है एक परिवर्तनशील स्थिति है। ये इसकी स्थितियाँ जो है हमेशा बदलती रहती हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है कि समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है सिवाय किसी समस्या की पहचान, बी है समस्या के छोटे भागों में तोड़ना, सी है संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करें, डी है परिणामों को प्रत्याशित करें। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है हमारा। ऑप्शन नंबर 20 में बिल्कुल सही होगा कि समस्या को हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, समस्या को छोटे भागों में तोड़ना चाहिए, तब समस्या हमारा क्या होगा, जल्दी से हल होगा। एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और पूछा है कि समस्या को हल करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण है सिवाय। ठीक है, किसी समस्या की पहचान करना, बिल्कुल हम पहचान कर सकते हैं। संभावित रणनीतियों का अन्वेषण करना, ठीक है। परिणामों को प्रत्याशित करें, देखिए यहाँ पे हमारा
परिणामों को प्रत्याशित करना ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही होगा। आप देख लीजिएगा, ये गलत है यहाँ पे। परिणामों को प्रत्याशित करने के सिवाय समस्या को देखिए, हम क्या करें, समस्या को हल करने के लिए हम उन्हें छोटे-छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, संभावित रणनीतियों का अन्वेषण कर सकते हैं, किसी समस्या की क्या कर सकते हैं, पहचान भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19। एक शिक्षक को चाहिए, ऑप्शन ए है छात्रों द्वारा की गई त्रुटियों को भूलों के रूप में मानते हैं और प्रत्येक त्रुटि को गंभीरता से लेते हैं। बी है सफलता को मापते हैं क्योंकि कई बार छात्र गलतियां करने से बचते हैं। सी है विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को सही नहीं। डी है व्याख्यान देने पर अधिक ध्यान दें और ज्ञान की नींव प्रदान करें। चलिए बताइएगा आंसर फटाफट से आप सभी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा कि विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को सही नहीं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। आइए देखते हैं, यहाँ पे बना लीजिएगा, ये थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि विचारों को संप्रेषित करने का प्रयास करते समय छात्रों को सही नहीं करना चाहिए। मतलब छात्रों का जो आपका जो छात्र यहाँ पे देखिए ये होगा आपका कि जब विद्यार्थी विचार को संप्रेषित कर रहे हैं, संप्रेषित करने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, आपको ठीक नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि उन्हें सही नहीं करना चाहिए या उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी सही होगा। ठीक है, यहाँ बना लीजिएगा, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा। 20 देखिए पूछा है कि सीमा एक परीक्षा में A+ ग्रेड स्कोर करने के लिए बेताब है। जैसे ही वह परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है और परीक्षा शुरू होती है, वह बेहद बेहद क्या होती है, घबरा जाती है। उसके पैर ठंडे हो जाते हैं, उसका दिल तेज होने लगता है और वह ठीक से जवाब नहीं दे पाती। इसका प्राथमिक कारण यही है। ऑप्शन ए है वह अपनी तैयारी को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हो सकती है। बी है वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में अत्यधिक सोच रही होगी। सी है ड्यूटी पर आने वाला शिक्षक उसकी कक्षा शिक्षक हो सकता है और वह बहुत सख्त स्वभाव का है। डी है वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो ये देखते हैं यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि यहाँ पे क्या है कि वह अचानक भावनात्मक प्रकोप से निपटने में सक्षम नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। 21 पूछा है कि दी गई जानकारी का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है पहचाने, बी है अंतर करना, सी है वर्गीकृत करना, डी है बताइए। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्या दिया है कि दी गई जानकारी का विश्लेषण, कोई भी जानकारी दी गई है तो विश्लेषण करने के लिए किस संज्ञानात्मक क्रिया का हम प्रयोग करेंगे। आंसर बताइएगा आप सभी। तो आइए यहाँ पे हम आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर करना। ऑप्शन नंबर बी क्या, अंतर करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्या पूछा है कि राजेश एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ, ये अभी देखिए, राजेश एक वाचाल पाठक है। अपनी पाठ्यक्रम पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाते हैं और विभिन्न विषयों पर पुस्तक पढ़ते हैं। लंच ब्रेक में भी राजेश अपना प्रोजेक्ट करते हैं। उन्हें अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा परीक्षण के लिए अध्ययन करने के लिए संकेत देने की आवश्यकता नहीं है और लगता है कि वास्तव में सीखने में आनंद आता है। वह सबसे अच्छा एक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो सभी फटाफट से बताइएगा। ऑप्शन ए देख लीजिएगा, तथ्य केंद्रित शिक्षार्थी। बी है शिक्षक ने शिक्षार्थियों को प्रेरित किया। सी है मूल्यांकन केंद्रित शिक्षार्थी। डी है आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। देखिए यहाँ पे जब आप यहाँ पे क्वेश्चन या कुछ आंसर मिलाएंगे 2013 से, तो देखिए चीज़ें मैंने वही लिखी है यहाँ पे, बस थोड़ा सा हमने क्वेश्चन का टाइप चेंज किया है कहीं कहीं क्वेश्चन में, जो कि आपको इस तरीके से पेपर में पूछ सकता है। मैंने हूबहू आपको 2013 का
क्वेश्चन नहीं उतारा है, क्वेश्चन तो वही है, बस टाइप हमने थोड़ा चेंज किया है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको यहाँ पे एक वाचाल पाठक है, तो जो आप 13 का पेपर देखेंगे उसमें आपको वाचाल की जगह लोलू पाठक दिखेगा। तो आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, वाचाल पाठक। तो यहाँ पे हमने वाचाल पाठक लगाया है। अगर आप वहाँ पे पेपर में भी पढ़ सकते हैं, दो तरीके से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी। अब यहाँ पे आंतरिक रूप से प्रेरित कैसे शिक्षार्थी है, क्योंकि राजेश क्या है, वो खुद से पढ़ रहे हैं, उनका खुद से पढ़ने में मन लग रहा है। अगर व्यक्ति खुद से पढ़ रहा है, उसका पढ़ने में मन लग रहा है और सीखने में उसको आनंद आ रहा है, तो मतलब वो आंतरिक रूप से क्या है, बहुत ही प्रेरित है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्री प्राइमरी के बच्चों को खोज करने की अनुमति से संतुष्टि मिलती है, वे निराश हो जाते हैं जब वे हतोत्साहित होते हैं। वे अपनी प्रेरणा के कारण ऐसा करते हैं। ऑप्शन ए है उनकी अज्ञानता को कम करता है, बी है वर्ग के साथ संबंध, सी है कक्षा में विकार पैदा करते हैं, डी है उनकी शक्ति का प्रयोग करें। तो आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। तो ये देखते हैं यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा सही। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ए बिल्कुल सही होगा, उनकी अज्ञानता को कम करता है। ठीक है, उनकी अज्ञानता को क्या करता है, कम करता है। या तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि उनकी उपेक्षा को कम करता है। ठीक है, ऑप्शन ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, मतलब जो आपके पूर्व प्राथमिक बच्चे होते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, उन्हें अगर आप खोज करने के लिए अनुमति दे दें तो वो क्या होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और जब आप क्या करेंगे, उन्हें क्या करेंगे, अ, उन्हें हतोत्साहित कर देंगे तो क्या हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि वो निराश हो जाते हैं, तो ऐसा वो अपनी उपेक्षा को कम करने की अवहेलना के कारण करते हैं। ठीक है, या तो उनकी अज्ञानता को कम करने के कारण ये ऐसा करते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि मानव विकास और विकास को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। ऑप्शन ए है शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों की भावनाओं पर नियंत्रण प्राप्त करें, बी है विविध शिक्षार्थियों को पढ़ने के बारे में स्पष्ट होना, सी है छात्रों को बताएं कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, डी है निष्पक्ष तरीके से उसके शिक्षण का अभ्यास करें। तो फटाफट से आंसर बताइएगा क्या होगा आप सभी। तो ये देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर बी के बाद विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना। देखिए, मानव विकास और विकास को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है, मतलब एक शिक्षक, अगर आप एक शिक्षक हैं तो आपको किस तरीके से सक्षम बनाता है, क्योंकि अगर विविध शिक्षार्थियों को क्या करें, आप पढ़ाने के बारे में अस्पष्ट हों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन ए है विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित है, बी है छात्र केवल एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, सी है खेल अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है, डी है शिक्षक द्वारा संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालना। चलिए देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ठीक है, खेल अनुभूति और सामाजिक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 फटाफट से हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में सच है। ऑप्शन ए है साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है, बी है आनुवंशिकता और पर्यावरण एक साथ काम नहीं करते हैं, सी है प्रवृत्ति पर्यावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता की आवश्यकता होती है, डी है एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का योगदान 50% होता है। तो आंसर बताइएगा क्या होगा यहाँ पे। इसमें से बताइएगा कौन सा सच है, ये पूछा है, आप सभी आंसर दीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे कौन सा सच है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि साथियों और जीन के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं है। ठीक है, योगदान योगात्मक नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, समाजीकरण है शिक्षक के बीच तालमेल और सिखाया जाता है, बी है समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, सी है सामाजिक मानदंडों का अनुकूलन, डी है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो समाजीकरण क्या है ये पूछा है यहाँ पे, समाजीकरण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हमारा समाजीकरण क्या होगा, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक पीटी शिक्षक चाहता है कि उसके छात्र क्रिकेट के खेल में क्षेत्र रक्षण में सुधार करें। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपने छात्रों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी? ऑप्शन ए है, छात्रों को यह बताना जरूरी है कि उनके लिए क्षेत्र सीखना कितना महत्वपूर्ण है। बी है, अच्छी फील्डिंग और सफलता के दर के पीछे के तर्क को समझाइए। सी है, छात्रों का अवलोकन करते समय क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन। डी है, क्षेत्र रक्षण में छात्रों को बहुत अभ्यास दें। तो आंसर बताइएगा आप सभी क्या होगा? आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा कि क्षेत्र रक्षण में छात्रों को बहुत अभ्यास दें। अगर आप पीटी टीचर हैं तो आप अभ्यास से बच्चों को सारी चीजें सिखा सकते हैं। चलिए देखते हैं 29 क्या पूछा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को किसी स्थिति में कई विचार की सराहना करने में मदद करना चाहता है। वो अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में इस स्थिति पर बहस करने के लिए कई अवसर प्रदान करती है। वाइगोस्की के दृष्टिकोण के अनुसार उनके छात्र विभिन्न विचारों को डैश करेंगे और अपने दम पर इस स्थिति के कई दृष्टिकोण विकसित करेंगे। ऑप्शन ए है आंतरिक करना, बी है निर्माण, सी है परिचालन करना, डी है युक्ति संगत बनाना। तो फटाफट से आंसर बताइएगा आप सभी। चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा आप सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही होगा, आंतरिक करना। यहाँ आंतरिक करना नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आत्मसात करना होगा, या यहाँ पे आंतरिक करना दे दिया, लेकिन आप आत्मसात लिख लीजिएगा, आत्मसात करना ये ऑप्शन में लिख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ये हो जाएगा, आत्मसात करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि सीता ने अपने हाथ से चावल और दाल खाना सीखा है। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह चावल और दाल मिलाती है और खाना शुरू कर देती है। चीजों को करने के लिए वह अपने स्कीमा में चावल और दाल खाती है। ऑप्शन ए है निहत्थे, बी है आत्मसात, सी है विनियोजित, डी है आरंभ। यहाँ पे आप सभी देख लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन है ये इसका ऑप्शन नहीं लिखिएगा। यहाँ पे इसका मैं आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन यहाँ का गलत है। जैसे ऑप्शन ए है आपका, मिलाइएगा बुक में, अंगीकार है, ठीक है, कहीं कहीं प्रिंट में गड़बड़ हो गया है। दूसरा है समायोजित, दूसरा क्या है, समायोजित, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन लिख लीजिएगा क्या होगा कि अनुकूलित, अनुकूलित। अब इसी तीन में से आप आंसर बताइएगा। चौथा आपका हो जाएगा समुचितता। चौथा क्या हो जाएगा, समुचितता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, अनुकूलित। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा कि अनुकूलित। यहाँ पे क्या कर रही है, वो अनुकूलित कर रही है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे इसका आंसर लिख लीजिएगा अलग से, अनुकूलित। वो क्या कर रही है, अनुकूलित कर ले रही है, ठीक है। तो आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो जैसी लगे तो हमें बताइएगा। इसके बाद हम आपको 2012 का लेकर आएंगे, और फिर उसके बाद हम आपको आपको महामैराथन एक दिन चलाने वाले हैं, जो आपको 2021 में जितने भी सारे पेपर हुए हैं, हम सारे पेपर का महामैराथन आपको एक दिन देंगे। तो चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू आप सभी को।